अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में भी हम कुछ पाकिस्तान और कुछ बैनुल अक़वामी ख़बरों पर अपना तजिया देंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा तजिया पसंद आता हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। देखें, इस वक्त दुनिया के हालात बेइंतहा ख़राब होते जा रहे हैं। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चली थी वो जंग अब बढ़ती जा रही है। और जो लोग रोज़ाना हमारे वीलॉग्स को देखते हैं उसमें अमूमन मैं पाकिस्तान के साथ साथ बैनुल अक़वामी ख़ास तौर पर रूस और यूक्रेन के हवाले से भी आपको बताता रहता हूँ। अब वो मामला ये है कि कोशिश तो ये की जा रही थी कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन जो बड़ी क़ुव्वतें हैं वो इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब कल से सूरत हाल ये है कि जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आपको बताया था कल से कि उन्होंने नेटो ने अब मशक़ें शुरू कर दी हैं न्यूक्लियर हवाले से, और उस पर फिर ज़ाहिर सी बात है कि रूस को ख़तरा है, क्योंकि जो ख़तरा तो पहले रूस को ही शुरू हुआ था। सारा गो के हमला रूस ने किया था, लेकिन उसकी वजह थी कि रूस के बॉर्डर के ऊपर नेटो पहुंच गया था। और अब नेटो ने पहले ही हर मामले में नेटो जो है मतलब उसकी तरफ से पहल हो रही है। तो अब सारे मामलात हुए हैं। अब ये है कि ये रूस ने कुछ ईरान से ड्रोन लिए थे। वो जो ड्रोन हैं वो बड़े ख़तरनाक ड्रोन है, वो उन्हें सुसाइडल ड्रोन कहा जाता है। तो वो ड्रोन जो है उस पर उन्हें इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के ऊपर। और गुज़िश्ता दिनों भी ईरानी ड्रोन से हमला हुआ और आज भी ईरानी ड्रोन से हमला हुआ। और मैंने आपको कल बताया था कि वो उन्होंने कुछ ड्रोन वगैरह लिया है एयर सेफ्टी वगैरह के लिए, लेकिन वो जो ड्रोन है वो इतनी ज़्यादा मतलब नीचाई पे चलते हैं कि बाज़ वक़्त वो नहीं आ पाते। और कुछ ख़ास तौर पे जो ईरान के जो ड्रोन हैं उनकी खासियत है कि वो अमूमन रडार में आते भी नहीं हैं। उस वजह से जो है यूक्रेन को बड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आज भी यूक्रेन के ऊपर ईरानी ड्रोन जो है उन्होंने चलाए। अच्छा, ईरान का बीच में आने की वजह से, अब ईरान जो बीच में आया है उसकी वजह यह है कि असल में इसराइल ने आज से 3 दिन पहले ये कहा था कि वो यूक्रेन की मदद करेगा। तो यूक्रेन की मदद इसराइल ने ऐलान किया, तो अब उसके मतलब ये हुआ कि फिर ईरान इधर रूस की तरफ आ गया। तो आपको पता होना चाहिए, फिर आपको मैंने कहा भी था कि ये एक बाकायदा ब्लॉक बन जाएगा। तो अब रूस इधर आ गया, रूस, चीन और अपना क्या कहते हैं ईरान, शुमाली कोरिया ऑलरेडी इनके साथ है। तो ये फिर ज़्यादा है, एक ब्लॉक पूरा बन जाता है। उस तरफ जब ये दूसरा ब्लॉक जब इसराइल अगर चला जाता है अमेरिका और नेटो के साथ, तो ऑब्वियसली फिर मुस्लिम ममालिक का झुकाव इधर हो जाएगा। और सारी सूरत हाल बन भी इसी तरह रही। आपने देखा कि सऊदी अरब का जो MBS है उनके साथ भी मामलात कुछ गड़बड़ हुए हैं और खिंचाव पैदा हुआ है, क्योंकि रूस को ही घुटनों पे लाने के लिए अमेरिका ने कहा था कि तेल की पैदावार कम करें, जो कि MBS ने मना कर दिया। और उसके बाद अब जो G20 की मुलाकात होने वाली है, मेरा ख्याल से, ये मेरा तजिया और मेरी रिपोर्ट भी है कि मेरे ख्याल से कि शायद हो सकता है बाइडन मोहम्मद बिन सलमान से शायद मुलाकात भी ना करें। और UAE ऑलरेडी जाकर रशिया के साथ मिलकर आ गया है। तो ये तमाम सूरत हाल अगर आप देखें तो आपको लगता ही है कि दुनिया इस वक्त 2 ब्लॉक्स में खुद ब खुद जा रही है। तो अब इसके ऊपर जो कहते हैं ना कि एक मोहर लगना, मोहर कैसे लगी? जब इसराइल ने कहा कि हम इनकी मदद करेंगे। तो अब इस मसले के ऊपर जब ये सारा काम हुआ तो फिर आज यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के ऊपर मज़ीद कुछ पाबंदियां सख्त कर दी, क्योंकि ईरान ने अब उनको, हालांकि उन्होंने कल कह दिया था, उसके बावजूद ईरान ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईरान ने कहा कि मैं अपने फतह मिसाइल इनको दे रहा हूँ। और जुल्फ़िकार गालिबन जुल्फ़िकार दे रहे हैं। जुल्फ़िकार जो है वो तकरीबन 350 किलोमीटर तक वो मार करता है और बड़ा नीचे चलता है, वो सरफेस टू सरफेस जाता है। तो उसके लिए कि फिर रूस को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है एयरफोर्स वगैरह का मसला, जो ड्रोन वगैरह का उनको मिलता है सेफ्टी के लिए एयर ड्रोन वगैरह, तो वो उसकी फिर ज़रूरत, क्योंकि एयर ड्रोन वो ऊपर से कवर करते हैं, ये नीचे से जाता है, तो ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। इसी तरह वो आपका है फतेह मिसाइल, वो तकरीबन लेके जाता है, वो भी तकरीबन 700 के करीब। तो 700-350 किलोमीटर वाले जो मिसाइल हैं ये ईरान के और बड़े कामयाब हैं। तो इसकी वजह से जो है बड़ा सीख पा हुआ है यूरोपियन यूनियन भी और अमेरिका भी। लेकिन ईरान ने देखिए बहादुरी दिखाई, उसने कहा नहीं जनाब, हमारा तो उनसे मामला है और हम इसलिए तो नहीं दे रहे उनको कि वो क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ठीक है हम पे अगर आप पाबंदियाँ लगा दें तो आप लगाएं, तो हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। और वही है कि कीव पे बड़े बड़े जितने भी हमले इस वक्त हो रहे हैं उसमें सब ईरानी ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक तो ये मामला चल रहा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये सारा मसला ये हुआ है, क्या कहते हैं
यूक्रेन का, और इसमें जो जैसे बताया कि पूरा ब्लॉग बन रहा है, तो एक तरफ तो ये ब्लॉग बन रहा है, मतलब एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है, और दूसरी तरफ जो है सूरत हाल वो ये है कि वो भी अमेरिका के मुखालिफ में जा रही है। वो हुआ अफगानिस्तान का, आपको मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो है मुलाकातें हुई हैं उनकी, क्या कहते हैं, कतर के अंदर जो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान। अब वहाँ पर अमेरिका ने इनको एक शर्त रखी थी कि जो बेग्राम एयरबेस है उसके ऊपर कोई चाइनीज़ आए थे, तो अमेरिका ने कहा था कि बेग्राम एयरबेस पर चाइनीज़ नहीं आएंगे, तो अगर आप चाइनीज़ को ना लाने दें, और चाइनीज़ बिल्कुल नहीं आएंगे, रशिया को आप ना है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन को हम देख रहे हैं कि वो आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़ाहिर है वो आपको पता है कि उनमें वहाँ पे उन्होंने बात की थी कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज़ाहिर है इस वक्त उनको ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इस वक्त उनको सरमायाकारी की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा अमेरिका ने कि ना आप इनको रोकें, इनको ना आने दें, हम आपके जो है जितने फ़ंड जो हैं वो भी आपको वो कर देंगे, और उसके अलावा मज़ीद $80 करोड़ जो है महाना वो भी अदा करेंगे, देंगे, यानी अदा करेंगे। लेकिन देखें आप, अफगानिस्तानी बहुत बहादुर ने, उसने कहा जनाब हमें आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा एक तो आप हमें तस्लीम नहीं करते, ऊपर से आप हमें शर्तें लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे और आपके दरमियान जो माहिदा हुआ था दोहा में, ये हुआ था कि हम किसी भी अमेरिका के मुखालिफ को, किसी दहशतगर्द को यहाँ पनाह नहीं देंगे। लेकिन हमारा आपका ये माहिदा नहीं हुआ था कि हम एक मतलब आप ही गुलामी में रह के हम किसी से माहिदे ही नहीं करेंगे, है ना, कि हम एक आज़ाद कौम है। हम ये नहीं हो सकता कि हमारे पास ठीक है माहिदे रूस से हो रहे हैं, हमारे माहिदे चीन से हो रहे हैं, हमारे और माहिदे जिससे होंगे जिससे हमारे अफगान का फ़ायदा होगा, हमारे अफगान सरजमीन का और अफगान कौम का, हम उनके साथ मामलात को तय करेंगे। लिहाजा वो मामला जो है वो भी बकौल वो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये सारे जो है ना मामला जो है बे इंतहा जो है कामयाब जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम पस मंज़र के अंदर, इस तमाम सूरत हाल, बैन अल-अक़वामी सूरत हाल के अंदर जो शुमाली कोरिया है वो भी मतलब अमेरिका को इस तरह पीछे जाता हुआ देख रहा है कि उसको नज़र आ रहा है कि अमेरिका के 2-3 महाज खुल गए, तो लिहाजा उसने भी वो अमेरिका को डराना और धमकाना। अब याद है आपको कुछ साल पहले ज़रा सी अमेरिका एक धमकी देता तो शुमाली कोरिया बैठ जाता था, अब शुमाली कोरिया बराबर से जवाब दे रहा है, बिल्कुल वो जवाब दे रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इसमें आप देखें, मुझे तो जो लग रहा है ना, मेरा तज़िया वो ये कहता है कि अमेरिका जो है ना खुद अपने तौर पर सारी दुनिया के अंदर जंगें फैला रहा है, और जंगें फैला के दुनिया को ना तबाही की गिर्द ले जाना चाहता है, लेकिन वो खुद भी कहीं तबाही होने जा रहा है। तो अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और मज़ेदार बता दूं आपको कि मैंने आपको अपने वीलॉग्स में मामून कहता रहता हूं, लेकिन ज़रा बहुत ही मोहतात बात करता हूं कि जो दज्जाली क़ुव्वत है ना, कि दुनिया को ना असल में ख़त्म करना चाहती हैं, ये सारा वैक्सीन और हार्प टेक्नोलॉजी और फलाना फलाना। आपको याद होगा जो लोग पुराना मुझे पढ़ते रहे हैं, मैंने कभी आपसे 2000 के अंदर भी कहा, 2000 कह रहा हूँ सॉरी 90s के अंदर भी मैंने कहा था, 98-99 के अंदर कि ये वैक्सीन वगैरह आएगी फलाना। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अभी एक काम और कर रहे हैं, अभी ये कहीं आपको नहीं पता लगा, लेकिन मैं आपको भी से पहले से बता देता हूँ। ये एक नया जरासीम बना रहे हैं, मगरिब जो है एक नया जरासीम बना रहे हैं, और वो जरासीम वो बना रहे हैं, एक नया वायरस बना रहे हैं। और ये वायरस बना रहे हैं, ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया था हल्का सा, ये नज़ला ज़ुकाम की किस्म है, ओमिक्रॉन के जरासीम को मिला के, और इन्फ्लुएंजा क्या था बेसिकली, वही जो आपका कोविड-19 था, कोविड-19 के जरासीम को और ओमिक्रॉन के जरासीम को मिला के एक तजुर्बा करके एक नया वायरस बनाना चाहते हैं जो कि कोविड से भी ज़्यादा मौलिक होगा। कोविड में तो बहुत सारे लोग बच गए था, वो उससे भी ज़्यादा मौलिक होगा, और उसमें यह है कि इंसान को जो है बहुत ज़्यादा यानी अमवात का उसके अंदर होगा। तो ये मैं आपको खबर पहले से दे रहा हूँ, लेकिन इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मालिक है। पहले भी लेकर आए थे, लेकिन ये वक्त से पहले आपको बता देता हूँ जो दज्जाली क़ुव्वतें करती हैं, जो हमारे सर्कल होते हैं, हमें पता लग जाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपने कल देखा था, बहुत सारे लोग मुझसे पूछा कि जनाब वो बाइडन का बयान आ गया, उसका वजाहती बयान आ गया। देखिए, बाइडन का कोई वजाहती बयान जिनके तर्जमान ने दिया वो कोई वजाहती बयान नहीं है। वो बुनियादी तौर पर बाइडन ने जो कहा था, जो मैं इस बारे में आपको कहता रहा हूँ, बार बार नहीं कहूँगा, अमेरिका की पोजीशन मैंने आपको पाकिस्तान के हवाले से बता दी है। वो कोई यू टर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये आपकी जो हुकूमत है ना, PDM की हुकूमत, जो अमेरिका के गुलाम है, लोग नहीं मानते, लेकिन मैं इस मानने को तैयार नहीं होती। टोटल अमेरिकन का गुलाम है, अमेरिका के एजेंट है। गुलाम कहना छोटी बात है, ये बेसिकली ये स्लेव हैं अमेरिकन के। तो वो असल में जो रद्द-ए-अमल आ रहा था ना सारा पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से और दूसरे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने दिया, दुनिया की तरफ से भी आया, तो उसके रद्द-ए-अमल को कम करने के लिए कल उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हमें यकीन है कि पाकिस्तान जो है हिफाजत कर सकता है, ये है फलां फलां जो भी है, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कोई उसने अपना बयान वापस लिया। तो अब इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव रहेगा। पाकिस्तान के ऊपर जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल मज़ीद जो है ना वो कशीदा ही है और डेडलॉक है अभी तक। और आज इसी सूरत हाल के ऊपर और बैरूनी सूरत हाल के ऊपर और बाइडन के बयान के हवाले से, सारी सूरत हाल के हवाले से आज वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसका कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाइडन के बयान को देखा गया और उसमें भी अपने तौर पर उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो बात है इन्होंने बिल्कुल गलत कही है, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और हमारा को कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक ठाक है, हमें
किसी चीज़ की मतलब ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और भले वो जो भी कुछ कहते हैं कहते रहें, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी एक बात ये हो गई, ज़िमनी इंतखाबात जो है, आपको पता है कि ज़िमनी इंतखाबात ने तो उसके ऊपर वैसे लगा दिए मोहर, इनके जो सारा मामला था PDM का। तो अब उसमें नतीजा क्या है कि PDM के अंदर इख्तिलाफ़ात पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप सब वो एक दूसरे को इल्ज़ामात दे रहे हैं कि भाई आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से, कोई नवाज शरीफ को इल्ज़ाम दे रहा है, नवाज शरीफ उनको दे रहे हैं, वो मतलब अजीब ही, मतलब जिसे कहते हैं कि अजीब सूरत हाल जो है सारी की सारी ख़राब चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आज इमरान खान का भी था। इमरान खान ने आज दोबारा मिले हैं प्रेस वालों से और उनसे बात की। बहरहाल इमरान खान ने तो आज वाज़ेह कर दिया दोबारा कि भाई वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ कोई भी है, उन्हें कोई सरोकार नहीं है। आपको याद होगा कल, अगर आपने मेरा पूरा वीलॉग सुना होगा, तो मैंने पहले कह दिया था कि आर्मी चीफ का की ना तैनाती पर इमरान को कोई वो नहीं है। सिर्फ उनकी एक बात है, ज़िद ये है कि भाई जो लोग चोर चपाट हैं उनको मतलब ये क्यों, उनकी मशावरत क्यों होगी। तो ये मामला इस तरह चल रहा है। दूसरी जानिब में देखिए, हम एक बात शुरू से कहते रहे, आज भी लोग कह रहे थे कि इमरान खान, कल भी मैंने आपको बताया था, वो कह रहे हैं कि मार्च के अंदर ही करेंगे, मार्च का ऐलान जो है इसी महीने में करेंगे और अक्टूबर से आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए, आपको याद होगा, हम इसी चैनल से बार बार कहते हैं कि इमरान खान ने जितना इसको डिले करते जाएंगे ना, उतना ये काम ख़राब होता जाएगा, और इमरान खान ने इसको बहुत डिले कर दिया। ये बेसिकली मार्च शुरू करने का अचानक जो टाइम था, वो चकवा, मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरे वीलॉग देखते हैं ना वो मानेंगे इस बात को, मैंने कहा था जो चकवाल का जलसा था ना, वो बहुत अच्छा टाइम था। उस वक्त ये कोई तैयार नहीं थे, किसी के कोई, बहुत लोगों के हाथ पैर फूल जाने थे, बहुत काम हो जाना था। उसके बाद जो पैराशूटर्स जो है ना, उनको जितना डिले किया ना चकवाल के जलसों के बाद, फिर उसका ठीक है, ज़मीनी इंतखाबात होते ना होते कोई बात नहीं थी। मतलब इमरान खान ने अभी फिलहाल तो जाना ही नहीं था असेंबली में, लेकिन अब फिर सूरत हाल अब ऐसी हो रही है कि इनको शायद उसका दोबारा जाना पड़ जाए, क्योंकि जाना असेंबली में बैठ के जाना जो है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना जो है ना, ज़रा मुश्किल था, इतना आसान काम नहीं था। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद इनको जाना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब लॉन्ग मार्च के हवाले से ये चले गए हैं कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। कौन चली गई? हुकूमत चली गई। हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे लगता है, मेरे पास इत्तलात है कि सुप्रीम कोर्ट शायद हो सकता है इस लॉन्ग मार्च को रोक देगी, और ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इसके अंदर जो हलके, सिर्फ एक कोर्ट तो नहीं होते ना, अहम हलके तो आपको तो और भी बहुत सारे हलके हैं, उन हलकों के दरमियान बैठ के पसे पर्दा ये मामला तय किए गए हैं। इमरान को तो बाद में बताया जा रहा है, लेकिन पसे पर्दा उनदारों ने कहा कि हालात ऐसे ना ख़राब हों, लिहाजा बेहतर ये है कि ये जो सरासीमगी होगी, मार कुटाई और ये सारा सब कुछ जो गड़बड़बाजी हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इमरान खान को, अगर हुकूमत अगर लानी है इमरान खान को, तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ला के फिर दोबारा इसको लाया जाए। तो मुझे ये लगता है कि शायद हो सकता है दोबारा इमरान खान को पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। जो बात, और मेरी बात मैं पहले से कह रहा था, ये बात शुरू से मैं कह रहा था कि अगर इमरान खान साहब अगर पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये चूँकि मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो लिहाजा इस पर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये मामला जो है ना, अब मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग मार्च का जो एक था ना कार्ड, वो शायद हो सकता है इमरान खान से छिन जाएगा, क्योंकि अब ज़मीनी इंतखाबात जो हैं वो तो आपको पता है, उन्होंने तो कील ठोक दी ना। आखिरी रिजीम चेंज की जो थी वो तो तकरीबन हो गई है ख़त्म, कि जिस मकसद के लिए फौरी तौर पर किया गया था, लेकिन कुछ मकासद थे जो इनके, वो इन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन अब वो रिजीम चेंज तो हो रहा है, लेकिन साथ में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो इसलिए वो है कुछ इस तरह के मामला को सोचा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ये मामला अब पसे पर्दा, जो मैंने आपसे कहा था कि राब्ते चल रहे हैं, तो पहले इमरान खान को इतना इन्होंने लेंथी किया, तो अब मुझे लगता है कि शायद मामला अब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है ना, ये मुकम्मल तौर पर बदमाशी के अंदर है। अब जो इदारे हैं ना फ़ौज के, मैं खुल के बात, फ़ौज के इदारे भी ये चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी कोई बदमाशी ना हो। अब फ़ौज ये चाह रही है कि हुकूमत आ गई है, ठीक है, अमेरिका के कहने पे आ गई, ज़ाहिर फ़ौज के ऊपर जिम्मेदारी होती है रियासत की। वो सोच रहे हैं अब हुकूमत अगर आ गई है तो अब हुकूमत अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। मैंने आपको पहले बताया था कि इनको कह दिया था भाई घर जाने की तैयारी करो, तो अब घर जाने की तैयारी इस तरह भी तो हो सकती है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई इमरान खान चले जाएँ और जाने के बाद फिर ये MQM वगैरह 2-4 फिर दोबारा टूट के इधर आ जाएं। जाहिर सी बात है किसके कहने पे आएंगे? मेरे कहने पे तो नहीं आएंगे, ना आपके कहने पे आएंगे, ना कोई दूसरे टूट कर आएंगे। वो कोई और कहेगा उनको, चलो भाई चलो अब ऐसा करो, को दोबारा अपनी पुरानी सीटों को साफ करो, जाकर बैठो। अच्छा, ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो जो मैंने आपसे कहा था ना कल के केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, तो केयर टेकर गवर्नमेंट को लाने के लिए भी इमरान खान का पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है। अगर इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं होते मिसाल के तौर पर, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे आएगी? क्योंकि देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान साहब, PTI एक बहुत बड़ा स्टेक है, PTI एक बहुत बड़ी पार्टी है मुल्क की, तो जाहिर सी बात है फिर। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब शायद हो सकता है कि दोबारा पार्लियामेंट में आ जाएं।
और मैं समझता हूँ अगर आ जाए तो बेहतर है। अब लेकिन अभी जो है ना मार्च का तो मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है, जो मेरा ख्याल है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत मेरी डबल चेक नहीं है लेकिन सिंगल चेक में बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि अदालत इसको रोक दे, क्योंकि ये मामला आज ही हुआ है और अभी मैं जाहिर सी बात है कि बात नहीं कर सका पाकिस्तान में फौरी तौर पर जल्दी नहीं हो पाता कॉन्टैक्ट, लेकिन ये बहरहाल मेरा इरादा है ये एक सिंगल चेक के ऊपर कि ये मुझे लगता है शायद अदलिया रोक दे। देखिए बहरहाल क्या होता है, कल ही सूरत हाल सामने आएगी। हो सकता है MQM को यही कह देंगे ताकतवर हल्के के चले जनाब छोड़ें आप जाएं दोबारा इमरान के साथ, और क्योंकि वहाँ पे फिर जाहिर सी बात है फिर वहाँ तो अभी इस वक्त आपको तो पार्लियामेंट में कोई हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं है, इमरान खान साहब बैठ जाएँ, तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा फिर दूसरा ये कि हालात जो है ना मुल्क के वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर हालात इसी तरह रहे तो एक चीज़ और भी है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ ज़रा मोहतात तरीके से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि शायद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट लंबी चले। देखिए पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये हो गई है कि अभी 15 अक्टूबर को शाह लतीफ़ के अंदर आपको पता है कि नीम फौजी दस्तों रेंजर्स के ऊपर फायरिंग की गई थी और फायरिंग करके काफ़ी लोग उसके अंदर हलाक कर दिए गए थे लोगों को, और साथ में कुछ बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए और वो सब भाग के अंदरूनी सिंध चले गए। जो बात शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कौम परस्त जमातें हैं, BLA हो गई या सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी और पता नहीं सिंधु देश और पता नहीं किसकी, ये सारे के सारे ना सब फॉरेन फंडेड हैं और ये सब पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अलहदगी पसंद जमातें जो हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो 18वीं तरमीम दी थी उसको मतलब 18वीं तरमीम के पस मंज़र में सूबों को ज़्यादा अलहदा करने के लिए और उनको एक जैसे कहते हैं ना कि एक अस्करी तौर पर उनको सपोर्ट करने के लिए जो विंग्स बनाए गए थे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो हालात मुल्क के ख़राब हैं, इतने अच्छे नहीं हैं मुल्क के हालात में, आपको बता रहा हूँ। तो ये भी सोचा जा रहा है कि कोई एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट ला के फिर उनके बाद उनके ज़रिए जो है ना इनके ऊपर काम किया जाए, ये मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा मशवरा भी है। हमने तो कहा था हुकूमत को एक दफ़ा कि जनाब आप ऐसा करें कि एक भल सफाई करें। जैसे याद है इमरान खान को मैंने पहले भी कहा था एक दफ़ा कि आप जो है ना ये इंतखाब के बाद इंतखाब पे ना जाएं, पहले एहतसाब के ऊपर जाएं। ये पहले इमरान खान लोग सब इंतखाब के ऊपर आ गए थे, उन्होंने कहा था कि हम इंतखाब करके बेईमानों को ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा नहीं, इंतखाब पे ना जाएँ, पहले एहतसाब पे जाएँ। एक दफ़ा कोई केयर टेकर गवर्नमेंट लाए, केयर टेकर गवर्नमेंट ला के एक दफ़ा भल सफाई करें, उसके बाद साफ़ सुथरा करके फिर साफ़ सुथरे लोगों को आगे इलेक्शन लड़ाएं। दोबारा वही गंद लड़ने के लिए आ जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ साल पहले जो हमने मशवरा दिया था, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है उस मशवरे पर अब कहीं अमल होने का टाइम आ रहा है और हो सकता है ऐसा हो कि भल सफाई हो, सभी कुछ बंद कर दिए जाएं, इवन कि एयरपोर्ट भी बंद हो जाए, पाकिस्तान बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाए और एक आध 3-4 महीने के लिए और ऐसी सफाई और ऐसी सुथराई हो कि किसी को पता ही नहीं लगेगा कि कौन कहाँ जग गया और कौन किधर गायब हो गया, कौन किधर था और कोई कहाँ नहीं था। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक प्रोग्राम है। अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। उसके बगैर जब तक पाकिस्तान के अंदर सफाई नहीं होगी उस वक्त तक ये सारा मामला जो है ये जो है ना ये जितना आपने इतना जो है ना मतलब क्या कहते हैं कि कैंसर जब बिगड़ जाता है ना तो फिर ये आप उसको एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं करते, उसके लिए फिर सर्जिकल चाहिए आपको। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना सर्जिकल ऑपरेशन चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगर वो सर्जिकल ऑपरेशन हो जाता तो मैं समझता हूँ ये मामला दुरुस्त होगा और इस पर कहीं ना कहीं बात हो रही है, मैं आपको बता दूँ। इससे ज़्यादा आगे बात नहीं करूँगा मैं। अच्छा दूसरा ये कि एबटाबाद के अंदर और TLP के कारकुनों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। उसके अंदर मुझे बताया जा रहा है TLP की जानिब से उनके वो कहते हैं कि 12 के करीब लोग मारे गए और बड़े अफसोस की बात है अगर ये काम इस तरह हो तो बहरहाल लिए कि उसकी भी तहकीकात हो रही हैं। पाकिस्तान के शायद खबरों में तो नहीं किसी ने बताया, लेकिन मुझे अंदर से बात पता लगी है, कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहरहाल ये सारा सूरत है। अच्छा दूसरा ये कि PTI ने क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो क्या है सिकंदर सुल्तान को उन्होंने वो चैलेंज कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बेकार है, वो कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इमरान खान ने अब आपको पता है जो बैक चैनल में उनके राब्ते हो रहे थे उस राब्तों के पीछे वो आपको पता है कि सारा मामला तय हो गया था। इमरान खान ने कह दिया था ठीक है, वो इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर इन्होंने फिर दोबारा लड़ा है। और एक बात देखिए आपको याद होगा मैंने 1-2 दिन बीच में कुछ अर्से पहले मैंने वो भी स्पेस भी किया था, 2 दिन 1 महीने टाइम मेरे पास नहीं होता, मैंने उस स्पेस में 2 दफ़ा जो स्पेस किया था मैंने दोनों दफ़ा एक बात कही थी, लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था कि ये चाहे कुछ भी कर लें कौम इस वक्त अल्लाह ताला ने कौम को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया है, ये जितनी भी धांधली करेंगे ये कामयाब नहीं होंगे। देखिए धांधली तब कामयाब होती है जब 50 का और 45 का या 60 का या 40 का एवरेज हो, लेकिन जहाँ पे पूरी कौमी 90% वोट एक को डालने के लिए तैयार तो वहाँ क्या धांधली करेंगे। और उसकी आपने जो बात मैंने कही थी उसकी सदाकत आपने ज़िमनी इंतखाबात में देख ली। धांधली की बड़ी कोशिश हुई लेकिन कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरफ शाहजेब कत्ल का आपने देख लिया कि शाहरुख को बरी कर दिया गया। बहरहाल है तो ये मामला अफसोसनाक कि एक बड़ा आदमी छूट गया लेकिन
कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो उन्होंने पैसे दे दिए, सबसे बड़ी पैसे की बात तो नहीं है, लेकिन अब ये कि उन्होंने वो भी कर लिया है, क्या कहते हैं, दियत अदा कर दी, और कहते हैं कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान बाहमी रजामंदी थी। तो बाहमी रजामंदी है तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है। बहरहाल है ये भी तरीक़ेकार गलत। अगर कोई गरीब आदमी होगा, उसके पास अगर करोड़ों रुपए नहीं होंगे तो वो तो फिर ना दोस्ती नहीं कर सकेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए देके ख़ानदानों में दोस्ती हो गई। तो ना किसी गरीब आदमी के पास करोड़ों रुपए होंगे, और ना ही क्या कहते हैं किसी की वो होगी, क्या कहते हैं, ख़ानदानी वापस होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरा है कि नवाज़ शरीफ साहब, मैंने कल बताया था, सूरत हाल पर तमाम परेशान है, और आज ये फैसला फ़िलहाल नवाज़ शरीफ ने अपने करीबी बंदों को बताया, और मरीम ने भी कह दी कि फ़िलहाल हम 2-3 महीने तक, जब तक कि हालात हमारे फेवर में नहीं होते, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, कब आते हैं पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही, कल जो भी सूरत हाल होती है अपना तजिया लेके हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।